एक लड़की जो नशे में चूर एक होटल के उस कमरे में चली जाती है और जहां पहले से ही एक नौजवान मर्द था, वह वॉशरूम में शावर ले रहा होता है। वह लड़की कमरे में गई और अपनी हील्स निकाली और बेड पर गिर गई। तभी वह नौजवान भी वॉशरूम से बाहर निकला और बेड की तरफ आया। इस वक्त कमरे में बहुत ही हल्का फुल्का लाइट था, जिससे कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह नौजवान भी उल्टे मुंह औंध गया, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि उसके बेड पर कोई और है। वह डर से बौखला गया था और वह अपने साइड का टेबल लैंप जला दिया और देखा उसके बेड पर एक लड़की लेटी थी। वह नौजवान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। लेकिन उस लड़की को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वह उठने के बजाय उस लड़के के गले में बाहें डालकर बोली, ओहो मेरे स्वीट हार्ट, खामखा गुस्सा कर रहे हो, आओ ना मेरी बाहों में, बहुत रिलैक्स होगा माय बेबी। बट उतना ही वह नौजवान गुस्सा कर रहा था और कहे जा रहा था कि छोड़ो मुझे, और मेरे कमरे में कैसे आई, निकलो यहाँ से। मगर वह लड़की मानने को रेडी ही नहीं थी। इस वक्त वह नशे में पूरी चूर थी। फिर वह खड़ी हो जाती है और कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। और वह बिना जैकेट और हिल्स के ही जाने लगी थी। उसे नंगे पाँव में देखा तो वह भी स्माइल करने लगा और वह लड़की झूमे जा रही थी और झूमते हुए सामने टेबल से टकरा कर गिरने ही वाली होती है कि वह नौजवान अपनी बाहों में थाम लिया। उस लड़की का चेहरा सामने था। एक पल के लिए वह भी खो सा गया और कहने लगा, होश तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही खुद पर कंट्रोल। और ये जिद्दी लड़की यूँ अकेले निकलने लगी। पर तुम अभी इस दुनिया को नहीं जानती, बाहर भेड़िया है, यूँ बाहर सेफ नहीं। इतना कहकर वह लड़की को बेड पर सुला दिया और वहाँ से जाने लगता है। पर वह लड़की उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींची और उसके चेहरे को अपने होठों से लगा लेती है। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर से। हमारी हीरोइन, जिसका गोरा रंग, दूध जैसा चेहरा, जीरो फिगर, दिखने में बिल्कुल परी जैसी थी। रंग जितना गोरा, उसको कोई थोड़ा सा भी जोर लगा कर के छू ले तो लाल हो जाए। और उम्र 23 साल। यह है जानवी ठाकुर, 5 फुट 4 इंच हाइट, जो एक कोने में रखे टेबल के पास सोफे पर बैठी थी। और वहीं इस पार्टी में उसी से थोड़ी दूर पर अपने दोस्तों से बात कर रहा अनिरुद्ध, जो कि वह गेहुअन रंग, दिखने में हर लड़की का सपनों का राजकुमार, जो एकदम से प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था, बिल्कुल हीरो की माफिक। और उम्र 27 और नाम अनिरुद्ध ओबेरॉय, हाइट 6.2, मस्कुलर बॉडी, जो देख ले तो अट्रैक्ट होना तय है। वह कुछ लड़कों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। अनिरुद्ध को देखते हुए जानवी अपने मन में ही सोचने लगी थी, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है या गलती हो गई है जो कि तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, और मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो तुम सज़ा दे रहे हो? तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो और ना ही मुझसे बात करती हो। कि तभी उसके पास एक वेटर आता है और वेटर अपना ट्रे जानवी के आगे करते हुए बोला, मैम क्या आप ड्रिंक पीना चाहेंगी? जानवी वेटर को देखते हुए बोली, क्या यह शराब है? वेटर कहने लगा, जी मैम। जानवी शराब सुनकर वेटर के हाथ से सारे स्टॉक की ट्रे ले लेती है और फिर टेबल पर रख देती है और उसमें से एक सॉफ्ट लेकर के होठों से लगाते हुए बोली, शायद मुझे अभी इसी की ज़रूरत थी, अच्छा किया तुमने ला दिया। जानवी को यह शराब पहली बार में ही काफ़ी कड़वी लगी थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी। आज पहली बार वाइन ली थी। पहले तो उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाई थी। शायद आज उसे इसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत फील हो रही थी, या फिर आज वह इसका स्वाद लेना चाहती हो, या यूँ कहे कि जानवी अनिरुद्ध को देखकर ड्रिंक करने का इरादा बना लिया। फिर वह एक के बाद एक और शॉट लगाने लगी थी। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आई और कहने लगी, यह क्या कर रही हो जानवी, चलना डांस करते हैं। जानवी ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि उसे अब चला भी नहीं जा रहा था।
फिर भी जानवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपने दोस्त के साथ स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है। इतने में ही वहाँ पर बहुत शोर शराबा होने लगा था। दूसरी तरफ जब देखा गया तो आवाज़ वहीं साइड में एक लड़के और एक लड़की हंगामा किए हुए थे। वह दोनों एक दूसरे को रोक रहे थे कि मैं पहले जाऊंगा डांस करने, तो मैं जाऊंगी डांस करने, और वहीं उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे वाले को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुकना नहीं चाहिए। जानवी आज पूरी मस्ती में झूम रही थी। वह टल्ली होकर डांस भी करे जा रही थी। उसे नहीं पता कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज से उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, शायद मौत की या फिर उसकी दर्द भरी मोहब्बत की। यह तो चलेगा। गाना बजे जा रहा था, सब वहाँ फील करे जा रहे थे। रेड बुल गटकले, जिसको डांस नहीं करना वह जाकर अपनी भैंस चराए। बस आज रात की बात है, कल से वही सियापे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वहीं अनिरुद्ध ओबेरॉय जो अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसमें से एक दोस्त कहने लगा, चल ना अनिरुद्ध भी, हम भी डांस करते हैं। और फिर अनिरुद्ध को जानवी की तरफ दिखाते हुए कहने लगा, देख ना जानवी कितनी मस्त होकर के डांस कर रही है, हम भी करते हैं ना। अनिरुद्ध अपने दोस्त की बात सुन कर के स्टेज की तरफ देखता है तो जानवी को इस तरह नशे में टल्ली होकर डांस करते देखा तो उसे देखता ही रह गया था। आज अनिरुद्ध को जानवी से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। फिर अनिरुद्ध उसे अपनी घिन भरी नज़रों से देखते हुए खुद से बोला, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, तुम कभी नहीं सुधरोगी जानवी, कभी नहीं सुधरोगी तुम। एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई लड़की थी और रहोगी भी। और फिर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, नहीं तुम जाओ और मुझे नहीं डांस करना है। और फिर अनिरुद्ध वहीं पास के सोफे पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहीं से अनिरुद्ध अपनी नफ़रत और घिन भरी नज़रों से जानवी को देखने लगता है, या यूँ कहें गुस्से भरी नज़रों से। तभी उसके पास एक वेटर आता है और फिर उसे ड्रिंक सर्व करने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध ड्रिंक लेने से मना कर देता है। लेकिन वह वेटर अनिरुद्ध से ज़बरदस्ती करते हुए कहता है, सर यह सॉफ्ट ड्रिंक है, आप ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कड़क नहीं है। अब तो अनिरुद्ध को भी जानवी के इस तरह नशे में चूर होकर डांस करता देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वह और ज़्यादा ड्रिंक के लिए मना नहीं कर पाया। वह सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता है और फिर एक ही झटके में पी लेता है। थोड़ी देर में ही अनिरुद्ध को असहज महसूस होने लगता है और फिर अनिरुद्ध सबको एक्सक्यूज मी कहकर के वहाँ से काउंटर पर जाता है और वहाँ अपने लिए अपनी ड्रिंक बनवाता है। फिर अनिरुद्ध को अपनी बॉडी में और भी कुछ चेंज सा महसूस होता है, इसीलिए अनिरुद्ध वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी एक वेटर अनिरुद्ध के पास आता है और फिर अनिरुद्ध से कहता है, सर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अनिरुद्ध जिसके ऊपर अब थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने लगा था, वह वेटर को देखते हुए बोला, मुझे वॉशरूम बता सकते हो क्या, किस तरफ है। अनिरुद्ध की बात सुनकर के वह वेटर थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला, यस सर, बेशक क्यों नहीं, और फिर उसे ले जाने लगता है। वह वेटर अनिरुद्ध को एक कमरे के अंदर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह वेटर वहीं जानवी के पास थोड़े देर के बाद ही लड़की आती है, जिसका गोरा रंग, दिखने में वह भी एकदम परी जैसी, स्लिम बॉडी, लेकिन हमेशा मस्ती करने वाली और नटखट। और यह है हमारी दूसरी हीरोइन, जिसका नाम कोमल ठाकुर है, जो जानवी को पकड़ते हुए बोली, जानवी तुमने बहुत पी ली है, अब प्लीज़ अब घर चलो, यहाँ पर ज़्यादा ड्रामा मत करो। जानवी की यह पक्की दोस्त थी, बहन भी। कोमल और जानवी बचपन से ही एक दूसरे में बहुत प्यार था। दोनों जुड़वा
बहनें थीं और उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी थी। दिखने से बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे दोनों जीरोक्स हों। वह बहन से पहले दोनों बहुत ही पक्की वाली दोस्त थी, एकदम दोस्तों की तरह रहती थी, या यूँ कहें कि बहनों से बढ़कर। बहनों में तो कभी झगड़ा भी हो जाते, बट इन दोनों में तो कभी झगड़ा भी नहीं होते थे, जिसमें इन दोनों में आपस में बहुत ही प्यार था। तो अब आपको पता लग गया होगा कि अब जानवी भी दिखने में इतनी खूबसूरत है तो उसकी बहन कितनी खूबसूरत होगी। और फिर जानवी भी कोमल की बात सुन कर के अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान से बोली, नहीं कोमल, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मुझे अभी और डांस करना है, मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, और आओ ना तुम भी यहाँ आकर के डांस करो। जानवी कोमल का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर आने के लिए बोल रही थी और उसे भी अपने साथ साथ डांस करवाने के लिए बोल रही थी। और फिर जानवी ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कि तभी कोमल बोली, जानवी का हाथ पकड़ करके खींचते हुए कहने लगी, प्लीज़ जानवी घर चलो, तुम्हारा बहुत पार्टी हो गया है, पार्टी ख़त्म हो गया है, अब चलो, बहुत ज़्यादा हो चुका है तुम्हारा। मैंने कह दिया ना, अगर डैड को पता चला कि तुमने इतनी पी रखी है तो तुम्हारे तो पता नहीं पापा कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हारी तो खैर नहीं है। और फिर उसे खींचते हुए उसे होटल से बाहर ले जाने लगती है। कुछ देर के बाद कोमल जानवी को होटल से बाहर ले जा कर के अपने कार में बैठाते हुए बोली, ड्राइवर अंकल, प्लीज़ अब जानवी को सेफली घर पहुंचा देना, और मुझे कुछ काम है इस होटल में, मैं वह करके कुछ देर में आ जाऊंगी। और फिर यह कह कर के कोमल रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और फिर कोमल होटल के अंदर जाकर के एक वेटर से बोली, क्या तुम्हारा काम हो गया? फिर वह वेटर बोला, यस मैम, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, आप तो उसे असर भी होना शुरू हो गया होगा। और फिर कोमल खुद से स्माइल करते हुए, बस कुछ ही देर की बात है और मेरा प्लान शुरू, कि तभी कोमल के पास उसकी दोस्त आकर बोली और उसे खींचते हुए मंच की तरफ ले जाने लगती है। तभी कोमल की भी उसे मना नहीं कर पाती है, तभी उसे ना चाहते हुए भी स्टेज की तरफ जाने लगती है। और वही जानवी कार में बैठे हुए खुद से ही बातें किए जा रही थी, अंकल मुझे घर नहीं जाना है, आप प्लीज़ कार रोकिए, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मुझे और डांस करना है। तभी जानवी खुद से बातें करते हुए बोलने लगती है, मैं घर क्यों जा रही हूँ अभी, जब मैं इस होटल में अपना रूम बुक किया है। और फिर वह कार का दरवाज़ा खोल करके रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है कि तभी ड्राइवर कार से बाहर निकला और बोला, जानवी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? जानवी भी कहने लगी, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, और मैं इस होटल में अपने लिए कमरा बुक किया हुआ है, बस वहीं जा रही हूँ मैं, बाकी आपसे वादा करती हूँ मैं अब बगैर कोई मस्ती किए हुए ही यहाँ से सीधे कमरे में जाऊँगी और चुपचाप से सो जाऊँगी, आप ठीक है ना? यह कह कर के जानवी ड्राइवर अंकल को देखने लगती है, जिसे देख कर के जानवी समझ जाती है कि ड्राइवर अंकल को उसकी फ़िक्र हो रही थी, जिसे देख कर के जानवी अंकल से बोली, और अंकल वैसे भी मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी है कि मुझे अच्छे और बुरे का मतलब ना पता हो, मुझे सब मालूम है, आप फ़िक्र मत कीजिए। और फिर ड्राइवर अंकल कहने लगे, तो ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। जानवी अंकल की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है अंकल। और फिर जानवी अपने पर्स से चाबी निकाली और ड्राइवर अंकल को दे देती है, और वह ड्राइवर अंकल जानवी को सुरक्षित होटल के कमरा नंबर 301 के आगे छोड़ दिए और ड्राइवर अंकल होटल के बाहर चला जाता है। और इधर जानवी ड्राइवर अंकल को बाय बोल करके गुड नाइट कह करके लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ में 301 कमरा नंबर का दरवाज़ा खोल करके कमरे के अंदर एंटर करती है।
और फिर वहीं जाह्नवी ने अपने कमरे के अंदर पहुंच गई थी। अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती है और फिर अपनी जैकेट उतारकर बिस्तर पर लेट जाती है। और इधर कोमल बहुत खुश थी कि उसे आज उसका प्यार मिल जाएगा, आज वह उसकी हो जाएगी जिसके वह सपने 4 सालों से देख रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही कोमल खुश होकर के उस वेटर के पास जाती है और फिर उसे वेटर से बोलती है 103 रूम नंबर की चाबी दो। और फिर तभी वह वेटर कोमल से कुछ कहने ही वाला होता है कि कोमल उस वेटर से जल्दी से चाबी दो कहने लगती है। वह वेटर कंफ्यूज हो जाता है और वह फिर अपनी जेब से 103 नंबर कमरे की चाबी निकाल करके कोमल को दे देता है। और इधर कोमल को चाबी मिलते ही बहुत खुशी के साथ में कोमल जल्दी से लिफ्ट से होते हुए 103 रूम नंबर की तरफ जाने लगती है। और वही वेटर कोमल के जाने के बाद खुद से बोलता है, क्या यह लड़की पागल है? मुझसे तो कही थी कि चलो छोड़ो, इन अमीर जादों के बात ही मेरे पल्ले से बाहर होते हैं। सब इधर से उधर होते जा रहा था, मुझे इन लोगों से क्या लेना देना। यह लोग तो हम जैसे लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, जो मुझे मिल रहा है। और यह कहकर के वह वेटर बाकी सभी मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने लगता है। जाह्नवी जो कि अपने अंकल को बाय कह करके कमरा नंबर 301 में दरवाज़ा खोल करके कमरे के अंदर आते हुए अपनी जैकेट उतारकर गोल गोल घुमाते हुए बोल रही थी, मैं हूँ नशे में या मुझ में है नशा, चारों तरफ बस दुआ ही दुआ। और फिर अपनी जैकेट को ज़मीन पर फेंक कर और बेड पर आराम से लेट जाती है। और फिर वह थोड़ी देर इस तरह से लेटे रहने के बाद में वह जल्दी से बेड पर बैठकर अपने सैंडल भी उतार देती है, क्योंकि उसे कब से वह सैंडल चुभ रही होती है, क्योंकि वह बहुत ही काफ़ी हाई हील्स थी। और फिर वह लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ खिड़की के पास चली जाती है। जाह्नवी के खिड़की के पास जाते ही वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जब कमरे में जाता और उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हीट सा फील होने लगा था। और फिर अनिरुद्ध अपनी बॉडी की हीट कम करने के लिए वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। और अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर निकलता है। अनिरुद्ध को अब कुछ अच्छा फील हो रहा था, लेकिन उसका सर अब भी घूम रहा था और भारी हो रखा था, इसीलिए वह थोड़ी देर में आराम करने के लिए बेड की तरफ जाने लगा था। और इधर जाह्नवी जो कि खिड़की के पास जाकर खड़ी थी, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर के वह फ़ौरन से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अनिरुद्ध दिखाई देता है। और उसे देखते ही उसके तरफ अपने आप ही अनिरुद्ध की कदम बढ़ जाते हैं। अनिरुद्ध ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहना हुआ था और उसके बालों से पानी की बूंदें टप टप करके टपक रही थी। अनिरुद्ध जो रेस्ट के लिए बेड की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो उसके पीछे है, जिससे कि वह पीछे पलटकर देखता है तो अपने सामने जाह्नवी को देखा। वह 2 कदम पीछे हट जाता है। जब अनिरुद्ध की तरफ जाह्नवी देखती है तो अनिरुद्ध जो उसे अपनी नशीली आंखों से देखने में लगी हुई थी, उसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। अनिरुद्ध जाह्नवी को अपनी तरफ आता देखकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगा था कि तभी वह किसी चीज़ से टकरा जाता है, जिससे अनिरुद्ध पीछे पलटकर देखता है और वह पीछे बेड था। इसीलिए अनिरुद्ध वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि अगर उससे 1 कदम और पीछे बढ़ाया तो वह सीधे बेड पर गिर जाएगा। लेकिन तब तक जाह्नवी भी अनिरुद्ध के बिल्कुल करीब आ जाती है। जाह्नवी को अपने बिल्कुल करीब देख करके अनिरुद्ध को तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी बॉडी पर उसे घबराहट फील होने लगती है। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो रखी थी, जिससे कि अनिरुद्ध जल्दी से जाह्नवी को अपने से दूर करके गुस्से से बोला, तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे आई हो? और आ ही गई हो तो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो, अभी इसी वक्त निकलो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बहुत बुरा होगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर के जाह्नवी हंसते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, गेट से आई हूँ, हवा में उड़कर तो नहीं आऊँगी ना। और फिर अपनी उंगलियों को अनिरुद्ध के फेस पर चलाते हुए बड़ी ही मजाकिया तरीके से बोली, तुम आज बहुत ही हॉट लग रहे हो बेबी। जिसे सुनकर के अनिरुद्ध
फिर से जानवी को अपने आप से दूर करता है और फिर से उस पर चिल्लाते हुए बोला, बस चुप हो जाओ जानवी, अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी इस वक्त इस कमरे से बाहर जाओ। जानवी अनिरुद्ध की बात सुन करके अपने आप में बातें करने लगी थी। यह मेरे सपनों में भी आने लगा है, इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझ पर कितना चिल्लाता है, यह इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? यह लड़के को मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझ पर कितना चिल्लाता है, यह इतना गुस्सा क्यों करता है मुझ पर? जानवी को अपने आप से बातें करता देखकर अनिरुद्ध फिर से जानवी पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर के जानवी अनिरुद्ध के करीब जाकर उसके बिल्कुल करीब चली गई और उसके होठों को छूते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। और फिर बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और वैसे भी यह मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में आए हो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, समझे? उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही गर्म होने लगा था उस ड्रिंक की वजह से जो बाहर वेटर ने दिया था। इतनी देर से वह कंट्रोल किए हुए था। अनिरुद्ध की बॉडी अब कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। उसको डर लगने लगा था कहीं वह इस जानवी के साथ गलती न कर दे। और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज़ से जानवी को चिल्लाते हुए अनिरुद्ध बोला, बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। और फिर जानवी को बाहर ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ भी लेता है। तभी जानवी अपना हाथ झटके से हटा देती है और फिर उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देती है और कहने लगती है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे धक्का देकर बाहर निकालोगे? और फिर अपनी नशीली भरी आंखों से अनिरुद्ध की आंखों में देखने लगती है और इधर अनिरुद्ध भी उसी को देखने लगा था। और ऊपर से उसकी स्लीवलेस ड्रेस जो कि पहले से ही जैकेट्स हटी हुई थी, जिसे देखकर अब अनिरुद्ध भी अपना कंट्रोल खोने के कगार पर आ गया था। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वही जानवी को अपने ऊपर से हटाने वाला था कि तब भी जानवी अपने नरम होठ रुद्र के होठ पर रख देती है और उसे पैशनेटली किस करने लगी थी। जानवी को अपने ऊपर से हटाने के लिए अनिरुद्ध ने अब जो हाथ बढ़ाया था वह हाथ वहीं रुक गया था। वह भी जानवी के किस में साथ देने लगा था। 10 मिनट के लंबे किस होने के बाद में अनिरुद्ध को सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन जानवी अनिरुद्ध को किस करके उसके ऊपर से हटने लगती है कि तभी अब अनिरुद्ध जानवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह खुद पर से अपना कंट्रोल खो चुका था। इसीलिए अनिरुद्ध ने जानवी को पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अब जानवी छटपटाते हुए खुद को अनिरुद्ध से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब अनिरुद्ध अपने होश खो बैठता है। इसीलिए जानवी अपने हाथों से अनिरुद्ध को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर बिस्तर में दबा देता है। जानवी अब थक चुकी थी, इसीलिए वह खुद को अनिरुद्ध के सामने सरेंडर कर देती है और उसे अपनी मनमानी करने देती है। यह देखकर के अनिरुद्ध थोड़ा सा हैरान हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ कोमल चाबी को घुमाते हुए 103 रूम नंबर की तरफ जाने लगती है। कोमल कमरा नंबर 103 के आगे खड़ी हो जाती है और खुद से बातें करने लगी थी, आज से तुम सिर्फ मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। यह कहकर कोमल चाबी से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर चली जाती है। कोमल कमरे के अंदर एंटर करती है तो पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, जिसे देखकर कोमल खुद से कहने लगती है, अनिरुद्ध ने इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। यह कहकर कोमल चारों तरफ से अपनी नज़रें घुमाती है कि उसकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है, जहाँ पर एक लड़का शर्टलेस खड़ा था और वह चांद की तरफ देख रहा था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और आसमान में चांद बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। यह नज़ारा देखने लायक था, पूरा रोमांटिक सा माहौल हो रखा था। यह देखकर के कोमल शर्माते हुए बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी थी।
और फिर कोमल बालकनी में पहुंचकर सीधा उस लड़के के पीछे से गले लगाते हुए उसके पीछे से किस करते हुए बोली, तुम्हें पता है इस दिन का मैंने कब से इंतज़ार किया था, लगभग 4 सालों से, और आज जाकर के मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना कितना मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता है कि यह मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन प्यार में तो सब कुछ जायज़ होता है, और क्या गलत क्या सही कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर से उसके बैक पर किस करते हुए बोली, आई लव यू अनिरुद्ध। और वह लड़का जो कुछ देर पहले ही वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया था, सिर्फ एक लोअर में बालकनी में आकर के खूबसूरत नज़ारा को देख रहा था और उसका भरपूर लुत्फ़ उठा रहा था चांद की चांदनी रात में। फिर तभी उसे अपने बैग पर किसी के छूने का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसे बहुत ही गुस्सा आया था। लेकिन यह फ़ील महसूस कर वह उस लड़के का गुस्सा कहीं गायब सा हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आज यह टच अच्छा सा लग रहा था। और फिर उस लड़की की बात सुन कर के उसके हाथ अपने आप ही हाथ मुड़ गए थे। जब उस लड़की के मुंह से अपनी जगह किसी और लड़के का नाम सुना तो उसकी भावना तन जाती है, जिससे कि वह पलटकर जल्दी से उस लड़की को देखने लगा था। कोमल को देखकर वह लड़का कोमल को बस घूरे जा रहा था कि तभी कोमल अपनी आंखों को बंद करके अपने नरम होठों को उस लड़के के सख्त होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। यह यूँ कहे कि वाइट, क्योंकि उसे किस करना नहीं आ रहा था कि वह लड़का भी कोमल को किस करते हुए खिड़की से लगा देता है। और फिर कोमल को वह लड़का बड़ी ही शिद्दत से पकड़कर किस करने लगता है और साथ में बड़ी ही क्रूरता के साथ में अपने हाथों को उसकी बॉडी पर रब करने लगता है। और वहीं कोमल अनिरुद्ध की इतनी वाइल्डनेस देख करके जल्दी से अपनी आंखें खोल लेती है और चांद की रोशनी में अनिरुद्ध की जगह किसी और को देख करके बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। और फिर उसे खुद से दूर धक्का दे देती है और एक खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ भी मार देती है। और फिर अपनी उंगली दिखाते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और तुम हो कौन, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। इसी वक्त वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध का दोस्त, या यूँ कहे तो भी गलत नहीं होगा कि वह भाई जैसा दोस्त था। फिट बॉडी, लंबी चौड़ी, घुंघराले बाल, कोई भी लड़की देखे तो दीवानी हो जाए। उम्र 26 और नाम कबीर खन्ना। लड़कियां उसके लिए भी पागल हो रखी थी, क्योंकि कबीर खन्ना भी कम नहीं था। कबीर खन्ना और अनिरुद्ध ओबेरॉय, इन दोनों ने ही मिलकर पार्टनरशिप पर अपनी कंपनी खोल रखी थी, जिसमें जानवी जॉब करती थी। कबीर, जो कि कोमल के हाथों से थप्पड़ खाने से तो उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था, लेकिन कबीर अपना चेहरा धीरे धीरे उठाया और कोमल की तरफ देखता है। और कोमल एक पल के लिए तो कबीर का चेहरा देखकर डर गई थी, क्योंकि इस वक्त कबीर बहुत ही गुस्से में उसके तरफ बढ़े जा रहा था, जैसे कि वह कोमल को जान से ही मार देगा, या यूँ कहे अपने आँखों से ही जिंदा जलाकर राख कर देगा। और कोमल डरते हुए खुद ही धीरे धीरे उस कमरे से बाहर जाने का सोचती है, लेकिन तभी कबीर उसके पास आ जाता है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, कहाँ जाने की सोच रही हो ड्रीम गर्ल, पहले वह काम तो करती जाओ जिसके लिए तुम इस कमरे में एंटर की हो। और फिर कुछ याद करते बोला, मैं कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर देखा है, बट कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में याद कर लूँगा, पहले तुम मेरे करीब तो आओ, इस तरह से यूँ रूठा रूठा मत रहो। यह कहकर कबीर कोमल को हाथ को पकड़ करके खींचते हुए बेड की तरफ ले जाने लगता है। और वहीं कोमल उस लड़के को यूँ खुद को खींचते हुए बेड की तरफ ले जाता देखकर कोमल डरते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। और उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, लेकिन कबीर कोमल को खुद से छुड़ाते हुए देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वह बेड की तरफ ले जाने लगता है। कोमल खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर के मजबूत हाथों से छूट नहीं पा रही थी। कोमल इस वक्त एक
छोटी सी बच्ची की तरह गोद में लग रही थी। और फिर कबीर ने कोमल को अपनी गोद में उठाकर सीधा बेड पर पटक देता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी जारी रहेगी। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्नव अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से कोशिश कर ले तो उसको पाकर ही रहता है। वैसे मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। जिसे अपने दिल के करीब ला दे उसे जान से भी ज़्यादा फिक्र करने लगता है। इतने दिनों से आप रह रही हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि मेरा भाई कैसा है। आरशी शर्माते हुए, जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि बहुत शरारती और मुझे दिन रात तंग करते रहते हैं। इतना कहकर के आरशी अर्नव से अपना हाथ को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। यह देख कर के अर्नव स्माइल कर दिया और विजय भी हंसने लगा। सिमरन और अजय को हल्दी लगाई जा चुकी थी और फिर शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। सिमरन और अजय अपने अपने कमरे में जाकर के शावर लेने लगे थे। सिमरन इस वक्त मधु के वॉशरूम में ही नहाने गई हुई थी। मधु भी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि होने वाली दुल्हन के पास किसी को तो होना चाहिए, अकेली दुल्हन नहीं रहती हैं। आरसी इस वक्त अपने कमरे में थी और वह सिमरन के लहंगे और ज्वेलरी को सेट कर रही थी। इतने में ही पीछे से अर्नव आया और आरशी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। आरशी फ़ौरन से पीछे देखने लगी। वह एक पल के लिए तो पूरे सदमे में आ गई थी। फिर जब देखा कि अर्नव है तो वह शांत हो गई थी। अर्नव कहने लगा, आज तो आप सच में कहर ढा रही हैं। क्या आप मेरी जान लेना चाहती हैं? आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आरशी, क्यों, मैंने क्या कर दिया? ऐसा तो मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ। अर्नव आरशी को अपने तरफ घुमाया और कहने लगा, आप अगर इतनी अच्छी दिखेंगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, समझी आप? आपको किसने हक दिया है कि इतनी खूबसूरत दिखने का? आरशी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छा तो आप यह चाहती हैं कि मैं अच्छी न दिखूं? तो ठीक है, फिर मैं बुरी बनकर ही आपको मिलूंगी। अर्नव, नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना, पर आप हद से ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। किसी की नज़र न लगे, आप सिर्फ मेरी हो, कोई नहीं देख सकता है आपको मेरे अलावा। आरशी, आपके लिए ही तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। इतना सुनना था कि अर्नव पूरी तरह से स्माइल करने लगा और एक टक आरशी को देखने लगा और आरशी के माथे पर किस कर दिया और कहने लगा, मेरी जान, सच में आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। आप यूँ ही ऐसे ही हमेशा प्यारी बनकर ही रहना। मैं आपके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान देखना चाहता हूँ। यह खिला हुआ चेहरा मैं कभी उदास नहीं देख सकता हूँ। इतना कह कर के वह आरशी को अपने सीने से लगा लिया। आरशी भी अर्नव के सीने से लग गई। तभी अर्नव को ढूंढते हुए विजय आया। वह आरशी के कमरे में देखता है कि अर्नव आरशी को अपनी बाहों में भरे हुए उसे गले से लगाया हुआ था। यह देख कर के वहाँ से मुड़ गया और फिर मधु के कमरे में चला गया, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त अर्नव और आरशी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन दोनों को अभी अकेले छोड़ना ही सही है। आरशी थोड़ी देर बाद अर्नव से दूर हुई और कहने लगी, अर्नव जी, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं आप, और मुझे भी। इतना कह कर के वह चुप हो गई। अर्नव यह सुनकर के मुस्कुरा उठा और कहने लगा, वैसे एक बात बताओ, आप साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। शादी के बाद तो आप रोज़ मुझ पर कहर ही ढाएंगी ना? आरशी, तो फिर ठीक है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अर्नव, यह भी कोई बात हुआ? आप भी ना। आरशी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं क्यों वह काम करूं जिससे आपको प्रॉब्लम है? मैं प्रॉब्लम में आपको नहीं देख सकती हूँ ना मेरी जान। इतना कह कर के अर्नव के फिर से गले लग गई। अर्नव भी उसे अपनी बाहों में कस के थाम लिया। इस वक्त आरशी और अर्नव बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे थे। आरशी की आंखों में आंसू झलक रहा था। यह महसूस कर अर्नव कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, इस तरह से आपकी आंखों में आंसू? आरशी कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलने वाला है। आप और दादी माँ, दादाजी सब लोग बहुत अच्छे हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं। मुझे मेरे माँ पापा भी मिल गए, मेरी एक प्यारी सी बहन और एक प्यारा सा भाई मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पूरी लाइफ की खुशियाँ ही मिल गई। इतना सुनकर के
अर्नव आशी की बलाएं लेने लगा और कहने लगा, किसी की नज़र न लगे आपकी खुशियों की। इतना कहकर वह फिर से खुशियों से गले लगा लिया आशी को। तभी लता जी किसी काम से आशी के कमरे में आ रही थी, पर वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा ही सुकून और खुश हो रही थी कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और कितने एक दूसरे को समझते हैं और प्यार करते हैं। जब आशी और अर्नव दोनों अलग होते हैं तो लता जी आशी के कमरे में आई। अर्नव यह सुनकर कहने लगा, क्या काम है आंटी? लता जी, मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे आशी बेटा से काम है और आप जाओ, जा कर के बाहर देखो ना अजय रेडी हुआ या नहीं। इतना सुनकर के लता जी कहने लगी, जा कर के देखिए ना अजय तैयार हो गए या फिर नहीं। इतना सुनते ही अर्नव स्माइल करते हुए अजय के कमरे में चला गया। लता जी आशी से कहने लगी, बेटा सिमरन मधु के कमरे में ही रेडी होंगी, तो आप चलिए, मैं यह सारा सामान लेकर चलती हूँ। आशी, माँ मैं भी ले लेती हूँ ना, चलिए। और वह पूरे सामान को लेकर लता जी और आशी सिमरन के कमरे में चले जाते हैं। सिमरन इस वक्त वॉशरूम से आ चुकी थी। सिमरन को रेडी करवाने के लिए पार्लर वाली भी आ चुकी थी। वह सिमरन को रेडी करवाने लग गई थी। आशी भी लहंगे और ज्वेलरी लेकर के चली गई थी। लता जी इतना कह कर के आप लोग भी जल्दी से रेडी हो जाइए। और वह वहाँ से चली गई रेडी होने के लिए। उधर अर्नव और विजय भी रेडी होने लगे थे। तभी विजय के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। वह जैसे ही उठाने की कोशिश किया, अर्नव उसके फ़ोन को रिसीव कर लिया और स्पीकर पर डाल दिया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो विजय, कहाँ हो आप? यह सुनकर के अर्नव कहने लगा, जी आप कौन बोल रही हैं? वह लड़की की आवाज़ आई, जी मैं दिव्या, आप कौन? मैं अर्नव, आपको किससे बात करनी है? दिव्या कहने लगी, मुझे विजय से बात करनी है। विजय खुराना? इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, विजय नाम का कोई भी नहीं है यहाँ पर, अर्नव खुराना है। इतना सुनते ही दिव्या कहने लगी, अच्छा आप विजय के भाई हो। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि विजय की गर्लफ्रेंड थी और अर्नव को वह पहचान गई, क्योंकि विजय अपने सारे घर के बारे में दिव्या को बता चुका था। वह इस वक्त लंदन में थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। विजय दिव्या से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। दिव्या भी बहुत अच्छी लड़की थी, वह भी विजय से बहुत ही प्यार करती थी। तभी विजय फ़ोन ले लेता है और कहने लगा, हाँ स्वीटहार्ट बोलिए। दिव्या कहती है, मैं अगले मंथ में आ रही हूँ। यह सुनकर के विजय बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया, क्योंकि कॉलेज के कंप्लीट होने के बाद दिव्या विदेश पढ़ने चली गई थी। उसके पापा विदेश में ही जॉब करते थे और उसे लेकर वहीं चले गए थे, पर उनके यहाँ भी बहुत अच्छा हवेली था, उसके पापा यहीं रहने वाले थे, इसीलिए दिव्या भी अब यहीं रहेगी। यह जानकर विजय का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विजय दिव्या के लिए बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार किया था, पर दिव्या भी विजय के लिए ही कुछ ऐसी थी। विजय को ऐसा लग रहा था कि दिव्या वहां जाकर बदल गई है, पर ऐसा नहीं था। दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी और अर्नव अजय मिलकर दोनों विजय का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सब लोग रेडी हो गए। अर्नव अजय का हाथ पकड़े हुए उसे मंडप तक लेकर गया और उसे मंडप में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद ही आशी और मधु सिमरन को पकड़े हुए मंडप तक लेकर गए। सिमरन लाल रंग के लहंगे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम अजय की दुल्हन। अजय तो उसे देखता ही रह गया था, वह आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सिमरन को आज अजय पहली बार इतने सजे हुए रूप में देख रहा था। वह भी सिमरन को देखकर स्माइल कर दिया। अर्नव आशी को देखा तो उसके होश ही उड़ चुके थे। गोल्डन कलर के लहंगे में बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। सिमरन इस वक्त दुल्हन के जोड़े में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सब लोग सिमरन को ही देखे जा रहे थे, जो कि दुल्हन के जोड़े में बैठी अजय के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एकदम से परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। आशी भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी दुल्हन ही है, एकदम परफेक्ट।
अर्नव तो बस आसी में ही खो सा गया था। आसी को देखा तो देखते ही रह गया। उसे तो अपने आसपास क्या चल रहा है उसे भी होश नहीं था। आसी सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं मधु भी ग्रे लहंगे में प्यारी लग रही थी। देखते ही देखते सिमरन और अजय की शादी पूरी हो गई। अजय और सिमरन मंडप से खड़े हुए और अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिए। अर्नव कहने लगा, तो फिर आज से तुम बन गए जोरू के गुलाम। अजय मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारा भी वक्त बहुत नज़दीक है, तुम भी बन जाओगे, बट आई थिंक कि तुम बन ही चुके हो। वहाँ सभी लोग थे, सभी हंस पड़े, सारे गेस्ट आ चुके थे। बस अजय की फैमिली और सिमरन की फैमिली ही बच गए थे और उनके कुछ रिश्तेदार थे। अजय सबसे इजाज़त लेकर के सिमरन को अपने साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। अजय अर्नव के गले लगते हुए कहने लगा, थैंक्स भाई। अर्नव कहने लगा, भाई भी बोल रहा है और थैंक्स भी कह रहा है, एक ही बोलना। अजय यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और घर वाले का भी। अजय अपनी फैमिली को लेकर के बाहर आया। सिमरन अपने मम्मी पापा के गले लगा करके आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी, मैं आप लोगों को कैसे छोड़कर जाऊँ, मेरा मन नहीं है। मिस्टर और मिसेज शर्मा दोनों ही सिमरन के गले लगे हुए रोए जा रहे थे। सिमरन भी रो रही थी। यह देखकर सरोजनी जी कहने लगी, बेटी तो पराई होती है, पर आप फिक्र मत करिए, मुझे पता है अजय सिमरन को अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा, क्योंकि वह सिमरन से प्यार जो करता है। लता जी और कैलाश जी भी अपनी बेटी की तरह ही सिमरन को प्यार करेंगे। सिमरन के मम्मी पापा भी कहने लगे, हाँ माँ जी, हम तो जानते हैं, पर फिर भी मेरी बेटी है, मुझे तो दुख होगा कि बेटियाँ तो पराई होती ही हैं, वह तो बनी ही है दूसरों के घर की लक्ष्मी बनने के लिए। यह सुनकर के लता जी कहने लगी, नहीं बहन जी, सिमरन मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है, आप उसको पराया मत समझिए। मैं अपनी बेटी को घर ले जा रही हूँ, मेरी बहू नहीं जा रही है। इतना कह कर के वह सिमरन को अपने गले लगा ली। सिमरन के मम्मी पापा अपने घर चले गए। आशी को लता जी गले लगाई और कहने लगी, आपका भी जब मन करे आप अपने घर आ सकती हैं। मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने घर से विदा करूँ। किशोर जी यह सुनकर कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और अब अजय और सिमरन की शादी हो गई तो अब देर न करते हुए अर्नव और आशी की शादी भी कर देते हैं, लगे हाथ। सरोजनी जी कहने लगी, हाँ यह तो होना ही चाहिए, और वैसे भी अर्नव भी 1 हफ्ते में शादी के लिए बोला है। लता जी और कैलाश जी कहने लगे, हाँ हम अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहे हैं और फिर 2 दिनों के बाद रस्में भी चालू हो जाएंगे, तो हम अपने घर से ही सब कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आशी को हम अपने घर से विदा करें। इतना सुनकर के आशी लता जी के गले लग गई। अर्नव तो परेशान नज़रों से आशी को देखने लगा। सरोजनी जी अर्नव को ही गौर से देख रही थी और कहने लगी, अर्नव तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे पता है कि आप परेशान हो रहे हैं। आशी 1 हफ्ते के लिए ही आपसे दूर रहेंगी, फिर तो आपके पास ही रहेंगी ना, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, और जब भी आपका मन करे आप उनसे मिल सकते हैं। अर्नव जो काफ़ी सोच में पड़ गया कि अब आशी को सुबह होते हुए या फिर रात को सोते हुए या फिर जब इच्छा हो तब उसे नहीं देख सकता है, फिर यह सोच कर के रुक गया। और 1 हफ्ते की तो बात है, फिर आशी हमेशा के लिए तो उसके पास होगी। वह उदास मन से आशी की तरफ देखते हुए लता जी से कहने लगा, पर आंटी आप आशी को क्यों लेकर जाएंगी, मैं कल या 2 दिन के बाद ही आशी को आपके यहाँ छोड़ दूँगा ना। लता जी इस वक्त अर्नव को देख रही थी और वह समझ रही थी कि अर्नव क्या सोच रहा है। अर्नव के कहने पर लता जी आशी को नहीं ले जाती हैं और कहने लगी, अब वह जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आशी बेटा को आप लेकर आएंगे। अर्नव यह सुनकर के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया कि आशी अभी 2 दिन उसके यहाँ रहेंगी। सारे फैमिली वाले भी खाना खा चुके थे। सिमरन की मम्मी पापा सिमरन की शादी हो जाने के बाद उसके ससुराल के पानी तक नहीं पिएंगे,
क्योंकि यह रिवाज होती है। सरोजनी जी सिमरन को बहुत सारे गिफ्ट भी दी और अजय उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठा और उसका ड्राइवर उसके घर की तरफ लेकर चला। लता जी और कैलाश जी दूसरे गाड़ी में बैठे और वह भी चल पड़े। विजय जो कि बाहर खड़ा था वह भी अर्नव से कहने लगा, मैं भी चलता हूँ भाई, काफ़ी लेट हो गया है। इतना सुनते ही आरसी कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? विजय भाई आप मेरे साथ अंदर चलिए। वह विजय का हाथ पकड़े हुए अंदर बंगले में लेकर गई और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहने लगी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अर्नव और मधु उसके पीछे ही आए थे। विजय हैरान नजरों से आरसी को देखने लगा। आरसी के पीछे सरोजनी जी और किशोर जी भी आए। मधु आकर के कहने लगी, भाभी आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तभी सरोजनी जी आई और कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, विजय यहाँ नहीं रह सकता है, मैंने उसे जो कहा है वही करना पड़ेगा। इतना सुनते ही आरसी, दादी माँ आप यह क्या कह रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? विजय भाई क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों उनके यहाँ रहने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? सरोजनी जी आरसी का हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में लेकर गई। उनके पीछे सभी लोग गए। आरसी को अपने वार्डरोब खोल करके अर्नव के माँ पापा की फ़ोटो दिखाई और कहने लगी, यह रहे अर्नव के मम्मी पापा और यह रहे विजय के मम्मी पापा। मेरे दो बेटे थे और दोनों को ही मैं खो बैठी और आज इनकी माँ बनकर कोई और बैठी है। वह उनकी माँ नहीं बल्कि इनके पापा की प्यार है। और जब अर्नव की मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उनके साथ विजय के भी पापा नहीं रहे। मैं अपने दोनों बेटों और बहू को खो दिया। जबकि अर्नव सिर्फ 6 महीने का था। उधर विजय की माँ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी और जब विजय पैदा हुआ तो वह बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी। डॉक्टर ने उन्हें यह सब चीज़ें बताने से मना किए थे, पर फिर भी उन्हें वह बात पता चल गई और वह भी इस दुनिया से चली गई। मैं तो इन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती, पर उस वक्त वह औरत आई जो कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी और वह मेरे शेखर का पहला प्यार थी। उसने मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप शेखर जी के बच्चे को दे दीजिए, मैं अपने बच्चे की तरह ही उसका देखभाल करूंगी, आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। उसकी तड़प और विजय के लिए ममता देखकर मैंने निशा के हाथों विजय को सौंप दिया और उसे रहने के लिए खाने के लिए सब कुछ देती रही। इसीलिए मैं यह सब कुछ छुपाना चाहती थी। तभी विजय को आगे चलकर कुछ बुरा न लगे और मैं विजय से दूरियां बनाती रही, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद को कैसे रोक रही थी। मेरा दिल भी तड़पता था कि मैं विजय के पास जाऊं और उनसे मिलूं, पर मैं चाहकर भी नहीं मिल पाती थी। अगर मैं एक बार चली गई होती तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे निशा की यही तो शर्त थी कि मैं उसके पास न जाऊं, अपने पोते से ना मिलूं, वरना कहीं उसके पोल खुल जाएंगे और मुझसे नफरत न करने लगे। यह सब सुनकर के विजय बड़े हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था और फ़ौरन से सरोजनी जी को गले से लगा लिया। सरोजनी जी, मैं उसे पकड़ के अपने सीने से लगा ली और रोने लगी। यह सब देख कर के किशोर जी और अर्नव पूरे हैरान भी थे। वह बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे थे। आरसी के भी आंखें भर आई थी। सरोजनी जी अपने आप को संभालते हुए विजय से दूर हुई। विजय कहने लगा, दादी माँ आपने जो भी मेरे लिए किया है वह कोई और नहीं कर सकता है। मुझे पता था कि आप मेरे लिए गलत सोच नहीं सकती हैं और गलत हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जब अर्नव को इतना प्यार दे सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं, आपके लिए मैं क्यों नहीं, मैं आपके लिए क्यों मनहूस हो सकता हूँ। सरोजनी जी भी आंखों में आंसू लिए हुए फिर से विजय को उसके माथे पर किस कर दी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी ही गलती थी। मुझे आपको भी अपने पास ही रखना चाहिए था और परवरिश करना चाहिए था, पर मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह विजय के सामने हाथ जोड़ ली। यह देखकर विजय फ़ौरन से सरोजनी जी के हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, यह क्या कर रही हैं दादी माँ, आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी दादी माँ हैं, बल्कि मेरी माँ हैं। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए सोचा और किया, मेरी भलाई के लिए ही था। आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने जो कुछ भी किया है
मेरे लिए ही तो किया है और आज देखिए मैं अपने पैरों पर कामयाबी की सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और वह आपकी वजह से है। यह बात माँ ने मुझे बता दिया था बहुत पहले ही। वह भी बहुत ज़्यादा ही खुद में घुटन महसूस कर रही थी, इसीलिए वह भी सारा कुछ मेरे सामने यह सब कह चुकी थी। पर मैं तो आपके मुँह से सुनना चाहता था कि सच क्या है, और आपने भी मेरे सामने वही कहा जो कि आप कहना चाहती थी वर्षों से। यह सुनकर के सरोजनी जी फिर से विजय को अपने गले लगा ली। कुछ देर के बाद हॉल में बैठे हुए सब लोग बातें कर रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। उधर सिमरन और अजय भी घर पहुंच गए। उनका घर भी पहले से ही डेकोरेट कर दिया गया था। लता जी और अजय और सिमरन के आने से पहले ही घर पहुंच गई थी और सिमरन अजय के गृह प्रवेश के लिए तैयारी करने लगी थी। तभी सिमरन और अजय घर के दरवाजे पर खड़े थे। लता जी पूजा की थाल लेकर आईं और सिमरन और अजय को टीका लगाई और आरती करी। सिमरन गृह प्रवेश करती है, उसे सीधे अजय के कमरे में लेकर जाया गया और कमरे को भी अच्छे से सजाया गया था कि आज अर्नव और सिमरन की सुहागरात थी। यह सब देख कर के सिमरन थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। अजय से प्यार करती थी, पर फिर भी आज शादी की फर्स्ट नाइट थी। वह बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। अभी वह वेट पर बैठी ही थी कि अजय भी आया और सिमरन के करीब जाकर उसे मुँह दिखाई की अंगूठी दिया और कहने लगा, सिमरन आप खुश हो ना? सिमरन, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ, हमारा सपना आज सच हो गया। अजय कहने लगा, जाकर के हल्के से कपड़े पहन लो और इसे चेंज कर दो, काफ़ी ज़्यादा ही हैवी लहंगा है। सिमरन ने अपना सर हाँ में हिलाई और बेड से उठने की कोशिश करने में ही वह लहंगे में फंस गई और गिरने वाली होती है कि अजय उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे बस एक टक देखने लगा। सिमरन भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। दोनों खुद में ही खो से गए थे। अजय, लगता है आप वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, मुझे ही आपको ले जाना पड़ेगा। या फिर अभी वो आगे कुछ कहता कि सिमरन कहने लगी, जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी और चेंज भी कर लूँगी। यह सुनकर के अजय कहने लगा, जी नहीं, आप तो मेरी बीबी हैं, आप क्यों जा रही हैं, मेरा हक बनता है। और वह सिमरन को बेड पर बैठा दिया और उसके सारे ज्वेलरी निकालने लगा। सिमरन शर्माई जा रही थी, पर वह तो अब अजय की पत्नी थी। अजय को तो सिमरन पर पूरा हक था। सिमरन को अपनी बाहों में लिए हुए उसके माथे पर किस कर लिया। उसे अपनी बाहों में लेकर उस रात दोनों खोजते गए थे। अगली सुबह विजय सरोजनी जी से इजाज़त लेकर के चला गया। सरोजनी जी कहने लगी, अब आप यहीं आकर के रहिए और निशा को भी अपने साथ लेकर आइए। इतना सुनकर के विजय स्माइल करते हुए सरोजनी जी से कहने लगा, ओके दादी माँ। सरोजनी जी फिर से उसके माथे पर किस कर ली और कहने लगी, ओके आप जाइए। अर्नव अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और निकलते हुए, क्यों भाई, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे क्या? तभी विजय पीछे मुड़कर देखता है कि अर्नव आ रहा है। विजय कहने लगा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम थक गए हो तो लेट उठोगे, तो मैं जाकर आ जाऊंगा। वह आते ही विजय के गले लग गया और कहने लगा, चल तू भी मेरे साथ। विजय के गले लगकर धीरे से अर्नव बोला, अरे यार समझा करो, 2 दिन बाद आसी यहाँ से चली जाएगी अपने माँ के घर, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय करूँ। यह सुनकर के विजय स्माइल करने लगा और बोला, ओके, और वह चला गया। मधु उठ कर के नीचे आई और कहने लगी, विजय भाई कहाँ जा रहे हैं? सरोजनी जी, वह कहीं नहीं जा रहे हैं, वह अपना सारा सामान और निशा जी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। यहीं वह शिफ्ट होंगे, क्योंकि आसी तो अब चली जाएंगी अपनी मम्मी के यहाँ, फिर उनका कमरा खाली हो जाएगा तो निशा जी वहीं रह जाएंगी और आप भी चले जाएंगी, तो आपका कमरे में विजय रह जाएंगे और अर्नव की शादी हो जाएगी तो आशी और अर्नव एक ही कमरे में रह जाएंगे, तो फिर सब कुछ सेट हो गया। मधु यह सुनकर बड़ी बड़ी आंखें किए हुए सभी की तरफ देखने लगी जो वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तभी आसी भी अपने कमरे से होते हुए आई और कहने लगी, क्या बातें कर रहे हैं आप सब लोग? अर्नव ने आशी को देखा तो उसका चेहरा खिल गया और वह आशी को सब बात बता दिया। मधु गुस्सा भरी अंदाज में बोली, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी ना। तभी अर्नव कहने लगा, नहीं आप यहाँ नहीं रहेंगी, आपको गेस्ट रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पराई हो ना।
आज नहीं तो कल आपको यह घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर के सरोजनी जी हंस पड़ी और बाकी के सब लोग भी। सरोजनी जी कहने लगी, नहीं, आपको अपने कमरे में ही रहना है, मैं तो मजाक कर रही थी। विजय अपने मम्मी पापा के कमरे में रह लेंगे। यह सुनकर के मधु भी स्माइल कर दी और कहने लगी, दादी माँ आप भी ना। और सब लोग नाश्ता करने डाइनिंग एरिया में चले गए। अर्नव इस वक्त आरसी के ठीक सामने बैठा हुआ था और आरसी को ही घूरे जा रहा था। आरसी को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वह इशारों में ही अर्नव से बोली, पर अर्नव कहाँ मानने वाला था, वह तो अपने मन का ही करने वाला था। सबने नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग गए। आरसी मधु कॉलेज के लिए निकलने लगी। अर्नव कहने लगा, चलो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। वह दोनों उसके कार में जाकर बैठ गई और अर्नव उन दोनों को कॉलेज छोड़ दिया और वह भी ऑफिस चला गया। वह 2-4 दिनों के बाद ऑफिस जा रहा था तो बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग में पड़े हुए थे। उससे भी बहुत ज़्यादा ही फ़र्क हो गया था। वह सोचने लगा कि मुझे आशी को अपने साथ रखने के लिए ऑफिस में लाना ही पड़ेगा। वह अपने दिमाग में आशी के लिए अपने करीब रखने के लिए सोच लिया था। इधर विजय भी अपनी माँ के साथ खुराना पैलेस पहुँच गया। सरोजनी जी को देख करके निशा उनके पैर छूती हैं। सरोजनी जी कहने लगी, खुश रहिए, आपने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। आपने वह किया है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। पहले ही आपने मुझे मेरे अपने पोते से अलग किया, पर आपने आज मेरे पोते को एक बहुत ही कामयाब इंसान बना दिया। इतना कहते हुए निशा को वह अपने गले लगा ली। निशा भी आंखों में आंसू लिए हुए सरोजनी जी के गले लग गई। निशा भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके घर पर कोई नहीं था। शेखर जी को निशा के भोलेपन से प्यार हो गया था, पर सरोजनी जी पहले ही किसी को वचन दे चुकी थी शादी की, इसीलिए वह शेखर की शादी ममता से कर दी, यानी विजय के माँ से। विजय की माँ भी बहुत अच्छी थी, वह भी सब कुछ जान चुकी थी, फिर भी वह शेखर जी को माफ़ कर दी और उन्हें अपना ली थी। विजय जब पैदा हुआ तो यह सुनकर कि उनके हस्बैंड की भी मौत हो गई है तो अभी ज़्यादा ही उन्हें दुख हुआ और सरोजनी जी से कहने लगी, मेरे बच्चे को आप ही परवरिश करें या फिर मेरे बच्चे को निशा को दे दीजिए, वह अपने बच्चे जैसा ही उसका ख्याल रखेगी। क्योंकि ममता जी निशा से पहले भी मिल चुकी थी और निशा के भोले रूप को देख चुकी थी, इसीलिए वह ऐसा कह रही थी। विजय और निशा जी जाकर के हॉल में बैठे। सब लोग आपस में बातें करने लगे। सर्वेंट उन दोनों के सामान को उनके कमरे में रख दिए। विजय की माँ जो थी, विजय तो जानता था कि मेरी माँ नहीं है, फिर भी वह परवरिश तो की थी ना, इसीलिए उन्हें माँ का भी दर्जा देता था। बल्कि निशा जी को विजय बहुत प्यार ही भी करता था, माँ से भी बढ़कर मानता था। निशा जी कहने लगी, माँ अर्नव और मधु कहाँ हैं? सरोजनी जी कहने लगी, अर्नव तो ऑफिस गए हुए हैं, मधु और आशी कॉलेज गई हैं, वह लोग थोड़ी देर में ही आ जाएंगी, लंच का भी वक्त हो चुका था। उधर अर्नव आशी और मधु को कॉलेज से लेकर सीधे ऑफिस में पहुंच गया, क्योंकि उसको 2 दिन ही अभी आशी उसके साथ रहने वाली थी। फिर शादी जब तक ना हो जाता तब तक वह अजय के घर रहने वाली थी। ये सोचकर अर्नव ऑफिस में ही सारे एम्प्लॉय उसी को ही देखे जा रहे थे। कुछ तो जानते थे कि आशी अर्नव की होने वाली वाइफ है, पर कुछ लड़कियां उसे बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रही थी। यह देख कर के अर्नव सभी स्टाफ मेंबर को मीटिंग रूम में बुलाया और आशी को भी अपने बगल वाले चेयर के पास बिठाया। सारे एम्प्लॉयज़ को कहने लगा, यह मेरी होने वाली वाइफ ही है और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ना रहने पर भी इनका खास ख्याल रखना है और यह सब रोज़ ऑफिस आएंगी, कोई भी इनके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। इतना सुनकर सारे एम्प्लॉय हाँ में अपना सर हिलाए और बोले, पर लड़कियां तो हाँ बोली, पर वह मुंह बना रही थी। अर्नव जो उन्हें मुंह बनाते हुए देख लिया और कहने लगा, अगर गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है तो इस ऑफिस से जा सकती हैं, पर अगर किसी भी प्रकार का मेरी वाइफी को प्रॉब्लम हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना आप सब लोग खास ख्याल रखिएगा। आशी इस वक्त अर्नव को ही देख रही थी।
वह काफ़ी गुस्से में लग रहा था। अर्नव भी बोल रहा था वह सिर्फ आशी के लिए ही था। कुछ देर बाद अर्नव सबको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। सारे एम्प्लॉय मीटिंग रूम से बाहर चले गए। किसी ने कुछ नहीं बोला। अर्नव ने असिस्टेंट बबलू से पहले ही लंच ऑर्डर करवा चुका था और घर पर बता चुका था कि हम लोग ऑफिस में हैं और लंच भी ऑफिस में ही करेंगे। आप लोग घर पर लंच कर लीजिएगा, हम लोगों का वेट नहीं करिएगा। कुछ देर में लंच भी आ गया। अर्नव कहने लगा, आशी आप भी चलिए लंच करिए। मधु भी उसके साथ बैठ गई लंच करने। खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। बबलू लंच रखकर वहाँ से चला गया। आशी लंच कर रही थी। अर्नव उससे ही बस घूरे जा रहा था। आशी को देखते हुए कहने लगी, आप खाइए खाना, मुझे नहीं खाना है। इतना सुनकर अर्नव स्माइल करने लगा और खाने पर फोकस करने लगा। पर कुछ देर बाद फिर आशी को घूरने लगा। आशी स्माइल करते हुए कहने लगी, आप खाना कम और मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, आप मुझे बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप खाना खाइए। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, पर मैं आपको पता है ऑफ़िस किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मेरे करीब रह सकती हैं और कल ऑफ़िस आप आएंगी, कॉलेज नहीं जाएंगी। मधु कहने लगी, पर भाई कल तो असाइनमेंट सबमिट करना है। अर्नव कहने लगा, ऑफिस से ही आकर के मैं किसी से यहाँ पर भिजवा दूँगा। इतना सुनकर आशी समझ रही थी कि अर्नव उसे अपने से दूर जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि वह 2 दिनों के बाद तो यहाँ से चली जाएगी। तो फिर अर्नव को तकलीफ़ हो रही है, उसे 1 मिनट भी ना देखे तो वह नहीं रह पाएगा। फिर वह 4-5 दिन तो रहने वाली है, फिर अर्नव का क्या होगा, यह सोचकर आशी अंदर ही स्माइल करने लगी। यह देखकर कि अर्नव कहने लगा, क्या हुआ वाइफी, आप इस तरह से स्माइल क्यों कर रही हैं? आशी कहने लगी, कुछ भी नहीं। तभी मधु, भाई मेरा लंच हो गया, क्या मैं थोड़ा ऑफिस घूम सकती हूँ? देखो तो ज़रा सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे काम भी समझना है, जो कि आप नहीं रहे तो मैं सारे काम संभाल सकूँ। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, वाह क्या बात है मधु, आप तो अच्छे से मेरी बात समझ रही हैं। इतना सुनकर मधु कहने लगी, आखिर मैं बहन किसकी हूँ भाई? फिर अर्नव के गले लग गई और मधु वहाँ से चली गई। और उसके जाते ही अर्नव आशी के बिल्कुल करीब अपनी चेयर कर लिया और बैठ गया और कहने लगा, आप समझ नहीं सकती हैं मुझे, मैं बेइंतहा इश्क करने लगा हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ। जब लता आंटी कहने लगी कि आप उनके घर जाकर रहेंगी जब तक शादी न हो जाएगी, तब तक मैं तो पूरा घबरा गया था कि मैं 4 दिन कैसे रहूँगा। मैं तो 2 पल भी नहीं आपके बिना रहने वाला, सोच भी नहीं सकता हूँ। इतना सुनकर कि आशी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है। इतना कह करके आशी अर्नव के माथे को किस कर ली। अर्नव भी आशी को अपने गले लगा लिया। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।